बुक पे सबसे पहले अपने सामने आप निकाल के रख लें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक वाला टॉपिक। इसकी फिर डिटेल में आपको बताना शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसमें तीन वर्ड्स हैं, तीनों को अलग अलग अंडरस्टैंड करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक हम कहते हैं किसी इंसुलेटर को, नंबर वन। नंबर टू, पोल का जो वर्ड है ये दो टर्म्स में यूज होता है। ठीक है, जो वर्ड पोल है ये हम यूज करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो हम पॉजिटिव को वन पोल कहेंगे, नेगेटिव को दूसरा पोल कहेंगे, तो ये बेसिकली एक डाई पोल कहलाएगा। ठीक है, तो हमने इंसुलेटर्स में डाईपोल्स बनने के अमल को समझना है और ये अमल किस तरीके से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाता है ये सीखना है। फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D। कंडीशन ये थी कि कैपेसिटेंस जो है ये हमेशा एप्सिलॉन R की मौजूदगी में बढ़ती है, यानी हम जब भी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो बैटरी चाहे कनेक्टेड हो, बैटरी चाहे डिस्कनेक्टेड हो, कैपेसिटेंस का रिलेशन एप्सिलॉन आर के साथ डायरेक्ट है। एडिशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस ने हमेशा इंक्रीज करना है, तो ये हमेशा वाला फैक्ट याद रखना है कि प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक विल इंक्रीज द कैपेसिटी। सो डेफिनेशन देखें यहाँ पर, द इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू presence of dielectric is due to the electric polarization of dielectrics। अब हम इन डिटेल समझेंगे कि सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। जैसे लकड़ी एक इंसुलेटर है, लकड़ी एक इंसुलेटर है। लकड़ी कौन सा सॉलिड है? लकड़ी एक पॉलीमेरिक सॉलिड है। पॉलीमेरिक सॉलिड्स क्या होते हैं? पॉलीमेरिक सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े से लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी पॉलीमेरिक सॉलिड्स हम आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी आगे जाकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आगे जाने से पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज से अलग कर दें बाय अ डिस्टेंस d, शर्त यह है कि ये जितना नेगेटिव है ये उतना पॉजिटिव होगा, तो ये सिचुएशन, तो ये जियोमेट्री डाइपोल कहलाएगी। ठीक है, यानी डाइपोल को डिफाइन करने की एक शर्त है कि चार्ज का इक्वल होना जरूरी है, ऑपोजिट होना जरूरी है और किसी डिस्टेंस d से सेपरेट होना जरूरी है। तो डेफिनेशन आपने बेटा याद रखनी है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर किसी इंसुलेटर के अंदर ऐसे बहुत सारे डाइपोल्स बनना शुरू हो जाएं तो हम इस अमल को पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, आई एम होपफुल कि ये बात इजी वर्ड्स में याद या समझ आ गई होगी। अगर किसी इंसुलेटर में डाइपोल्स बनना शुरू हो जाएं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक डी डिस्टेंस से सेपरेट होना शुरू हो जाएं, तो इस बनने के अमल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। दूसरी बात, ये जो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस, इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ये डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद नहीं है। डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को डिस्टेंस d से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्वांटिटी कहलाती है डाइपोल मोमेंट। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और यहां से आप इसका यूनिट देखें, चार्ज का यूनिट कूलम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो कूलम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। तो डाइपोल का लफ्ज याद रखना है। अब हम जरा समझते हैं कि व्हाट हैपन्स इनसाइड अ डाई इलेक्ट्रिक।
सबसे पहले टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अनपोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। अनपोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक का मतलब आपने वैसे ही हाथ में एक लकड़ी का पीस पकड़ा हुआ, तो इस वक्त ये अनपोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है। लेकिन जब आप इसे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रख देंगे तो ये पोलराइज होना शुरू हो जाएगा। सो पहले हमने बिहेवियर समझना है कि आम लकड़ी का पीस हमने पकड़ा हुआ है, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की क्या कॉन्फ़िगरेशन है। नंबर वन, आपको यहां पर पहले इस डायग्राम में गौर से देखें। लेट से ये कोई डाइलेक्ट्रिक है और उसके अंदर हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है ना, वो एक दूसरे के ऊपर या आमने सामने इस तरह पड़े हैं कि ये नेगेटिव है और इसी के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। यानी इस ओरिएंटेशन में है, वो कहता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। जब ये जुमला आप पढ़ें तो समझ जाएं कि इस वक्त मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड नहीं है, मॉलिक्यूल्स इस वक्त क्या है, अनपोलराइज्ड है। जब आप क्या पढ़ेंगे बुक में, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, तो इसका मतलब आपने क्या याद रखना है कि इस वक्त डाइलेक्ट्रिक क्या है, अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड कंडीशन में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इज एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पर लाई कर रहे होते हैं, लिहाजा वो कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते और इलेक्ट्रिकली क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल कहलाते हैं। यानी एक वुडन पीस आपके हाथ में है तो वो न्यूट्रल है। और तीसरा पॉइंट कि नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई किसी किस्म की प्रोड्यूस नहीं होती, लिहाजा अनपोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक वही है जो आपने सिंपल वुडन पीस पकड़ा हुआ है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, लिहाजा एक डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट व्हाट हैपन्स व्हेन वी पुट इट इनसाइड द कैपेसिटर। जब हमने उसको कैपेसिटर में रखना है तो क्या होगा, देखें हमारे पास जो पिछली डायग्राम यहां पर हमने देखी कि ये जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इनके सेंटर्स आपस में कंसाइड कर रहे हैं और कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे। बट व्हाट विल हैपन, अब आपने सबसे पहले इस डायग्राम पे गौर करना है, दिस वन। यहां पे आपको पॉजिटिव चार्जेस नजर आ रहे हैं और ये आपको नेगेटिव चार्जेस नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है ये कैपेसिटर की प्लेट्स है। कैपेसिटर की प्लेट्स अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं जो पॉजिटिव से किस तरफ होती है, नेगेटिव की तरफ होती है। एक बात। दूसरी बात, अब मुझे ये बताएं कि ये जो एक मॉलिक्यूल है इसका नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, पॉजिटिव की तरफ, और इसका पॉजिटिव चार्ज किस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव की तरफ। तो यूं होगा कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव अलग हो जाएगा, पॉजिटिव अलग हो जाएगा और उनके दरमियान एक डिस्टेंस d बन जाएगा। ठीक होगी बात। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी तरह पोलराइज होगा और d डिस्टेंस पर चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। अब इनके सेंटर्स एक दूसरे के साथ कंसाइड नहीं करेंगे। सो देखें ये सारे के सारे डाइपोल्स बन गए और इसी डाइपोल्स बनने के अमल को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। यहां तक ये दो डायग्राम्स का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मुझे जरा बताएं। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड कंडीशन में क्या होता है कि डाइपोल्स नहीं बनते, लेकिन जब हम उन्हें कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखते हैं तो ये जो एक मॉलिक्यूल था जिसके सेंटर्स कंसाइड कर रहे थे, अब ये सेंटर्स कंसाइड नहीं करते, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस d डिस्टेंस से सेपरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से पोलराइजेशन होती है और अंदर पोल्स बन जाते हैं। अब कैपेसिटेंस बढ़ती कैसे है, तो मैं कैपेसिटर की इक्वेशन लिख रहा हूं, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। दोबारा लिख रहा हूं, V इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, अब आप सब बच्चों ने सिर्फ इस E फैक्टर पे ध्यान देना। ठीक होगी बात। अच्छा अब क्या होगा, नंबर वन,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान में रखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? कैपेसिटर की। अब जरा सब बच्चे डाई इलेक्ट्रिक को देखें, इस हिस्से को देखें जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा, सिर्फ एक ये हिस्सा देखना है गौर से। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, दरमियान वाले चार्जेस को 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दें, और इसके कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ से किस तरफ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है कहां पर? डाई इलेक्ट्रिक के अंदर। पहले तो नहीं थी, पहले उसने क्या स्टेटमेंट दी थी? नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू चार्जेस। लेकिन ये कंडीशन भी कौन सी थी? अनपोलराइज्ड। जैसे ही कंडीशन पोलराइजेशन पे आई है, डाइलेक्ट्रिक के अपने अंदर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है, और वो किस तरफ से किस तरफ है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी ओवरऑल देखना है कि फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर। अब इसका इलाज करते हैं। तो देखें, ये है कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाई इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अब देखें बच्चों, अगर ये डाई इलेक्ट्रिक ना होता तो कैपेसिटर की तो मौजें थी, उसको तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करनी पड़ी थी, कैपेसिटर। लेकिन चूंकि ये डाई इलेक्ट्रिक आ गया है, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैपेसिटर में की है, तो हमें कैपेसिटर की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में से इस डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्शन होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पहले से क्या हो जाएगा? कम। नाउ वॉच केयरफुली, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो जाएगी, तो इनवर्स रिलेशन की बिना पर कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। आप इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के जब लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्या था? सिग्मा था सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आपके सामने अभी क्या चीज डिक्रीज हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने से बेसिकली क्या डिक्रीज कर रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सब बच्चे आखिरी पैराग्राफ में ये वाला कॉन्टेक्स्ट ढूंढें, कहां पर उसने लिखा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करते हैं, हेंस द कैपेसिटेंस इंक्रीज। ये पैराग्राफ मिल जाए तो मुझे ओके रिपोर्ट दें मैसेजेस में। एंड पे आपको मिलेगा, लास्ट जब इसने फाइनलाइजेशन की हुई। जिस बच्चे को मिल जाए वो लाइन नंबर वगैरह मेंशन कर दें कि इस फलान लाइन में पेज नंबर और लाइन नंबर बता दें। ओके बच्चों, पेज नंबर 25 और टेक्स्ट बुक का देखें 6 लाइन है। तो बेटा ये पूरा तरीकेकार है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। अगला कॉन्टेक्स्ट ये ज़हन में रखें कि ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इस टॉपिक से एमसीक्यूज आते हैं। आपको डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन आ सकती है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें बस डाइपोल की डेफिनेशन याद रखें। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d कॉन्स्टिट्यूट्स अ डाइपोल। तो मैं यहाँ पे ये आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पर वर्ड अनपोलराइज्ड नहीं, यहाँ पे वर्ड पोलराइज्ड आएगा, ठीक है। पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक अंडर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये छोटा सा टॉपिक रहता था हमारा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। अब हम आ जाते हैं, अब आप सब बच्चे निकालें टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिग्मा वाली बात ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल मेटल प्लेट्स इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि
सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो चेंज हो नहीं सकता, ये तो एक कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने से फिर ज़्यादा फर्क किस पे पड़ेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। ये है सिग्मा। सिग्मा कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने बताया था कि एक जैसे सरफेस पर अगर कम चार्ज है तो डेंसिटी कम है, अगर ज़्यादा चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब आप निकालें एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें पहली एप्लीकेशन पर आ जाए। पहली एप्लीकेशन जिसे जीरोग्राफी कहते हैं। जीरोग्राफी का मतलब है ड्राई राइटिंग। ठीक है, ग्रीक लेटर है, जीरो मीन्स ड्राई, ग्राफी मीन्स राइटिंग। ये बुक में या बोर्ड में आया हुआ है एज एन एमसीक्यू। ड्राई राइटिंग बेसिकली किसका वर्किंग प्रिंसिपल है? ये है जी फोटोकॉपियर मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत सी एप्लीकेशन है, ड्राई राइटिंग भी इसकी एप्लीकेशन है। आगे आप इंकजेट प्रिंटर पढ़ेंगे, वो भी इसकी एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रो पेंटिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग, कार्स की बॉडी पर जो पेंटिंग होती है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है। ये जो फैक्ट्रीज होती हैं उनकी चिमनीज में धुएं में से मेटल के जर्रात को अलग करने का जो प्रोसेस है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जरिए किया जाता है। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 एप्लीकेशंस मेंशन है। सो फोटोकॉपियर मशीन कैसे काम करती है? बड़ा मजे का काम है इसका, बड़ी इंटेलिजेंट डिजाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक मैं आपको इस तरह याद करवाऊंगा कि आपको ये रिदम में याद हो जाएगा। साथ साथ पढ़ते जाना है, बुक का टॉपिक सामने रखना है। पहला वर्ड मैं बोल रहा हूं, द हार्ट ऑफ अ मशीन। द हार्ट ऑफ अ मशीन इज अ ड्रम। द हार्ट ऑफ अ मशीन इज अ ड्रम। दिस ड्रम is made up of aluminium. This drum is made up of aluminium and this drum is coated with selenium. So repeat the things with me. Heart of a machine is a drum made up of aluminium coated with selenium. ये मैंने यहाँ पे सेलेनियम की पिक्चर लगाई हुई है। ऑक्सीजन ग्रुप का ये एलिमेंट है। इसकी खास बात क्या है? सेलेनियम is a photoconductor. A photoconductor is conductor in light and an insulator in dark. तो सेलेनियम की ये प्रॉपर्टी हम बड़े इंटेलिजेंटली यूज करते हैं इसको एक फोटोकॉपियर मशीन बनाने के लिए। तो यहां तक हमारा रट्टा लो होगा कि द हार्ट ऑफ अ मशीन इज अ ड्रम मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम कोटेड विद सेलेनियम। सेलेनियम इज अ photoconductor. A photoconductor is a conductor in light but an insulator in dark. इस इफेक्ट के बाद आगे बढ़ते हैं, सेलेनियम की वर्किंग समझते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मैंने एल्यूमिनियम ड्रम मेंशन किया हुआ है और ये जो ऊपर एक लाइन सी आ रही है, समझ लें ये कोटिंग है सेलेनियम की। ठीक है, ये जो येलो सरफेस मैंने बना दी है ये सेलेनियम है फॉर एग्जांपल। जब तक डार्कनेस है, अगर हम सेलेनियम को कोई चार्ज देंगे तो चूंकि सेलेनियम डार्कनेस में पड़ा हुआ है, सेलेनियम कैसे बिहेव करेगा? एज एन इंसुलेटर। ऑलराइट, एज एन इंसुलेटर। अच्छा, जब ये इंसुलेटर है तो इसके ऊपर चार्ज जहां पर पड़ा हुआ है वहीं पर पड़ा रहेगा, वहां से हिले जुलेगा नहीं। इंसुलेटर्स की यही एक खूबी होती है कि चूंकि वो कंडक्टर्स नहीं होते तो बेचारों को जहां पर चार्ज दे दिया जाए वो चार्ज वहां से हिल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो चार्ज को मूव करवाएं तो वो तो कंडक्टर बन जाए। ठीक है, अब क्या होगा? ये रहा वही सिलेंडर जिसे हमने चार्ज दिया हुआ था। अब गौर से समझनी है एक बात,
फर्ज करें हम इस हिस्से पर लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो बेटा जितने हिस्से पर लाइट पड़ेगी ना वो हिस्सा कंडक्टर हो जाएगा, जिस जिस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ेगी वो इंसुलेटर ही रहेगा। हिरार्की याद रखनी है कि फोटो कंडक्टर है, जहां लाइट पड़ेगी ये वहां से कंडक्टर होगा, और जहां ये हिस्सा डार्कनेस में रहेगा वहां पर ये क्या रहेगा, इंसुलेटर रहेगा। सो रिमेंबर, जहां पर लाइट पड़ी है, ठीक है, वहां पर ये कंडक्टर बन जाएगा, तो क्या होगा, जहां से ये कंडक्टर बना है वहां पर एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कंडक्ट होके सिलीनियम तक जाएंगे और इस हिस्से को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी यहां पर कोई चार्ज बाकी नहीं रहेगा। तो हार्ट ऑफ अ मशीन इज अ ड्रम made up of aluminium. That aluminium drum is coated with selenium. Selenium is a photoconductor. A photoconductor is a conductor in light, insulator in dark. ये वर्किंग प्रिंसिपल समझना है। हम एक ड्रम को पहले से चार्ज दे देंगे, ये कंडीशन, और फिर उस पर लाइट इंसिडेंट करेंगे, जिस हिस्से पर लाइट पड़ेगी सिर्फ उतना हिस्सा कंडक्टर बनेगा, the other part of the selenium will remain insulator. Alright, अब हम बढ़ते हैं आगे कि हमने पेपर को कॉपी कैसे करना होता है। जो भी मशीन है उस मशीन के ऊपर आप सब ने फोटोकॉपी कभी ना कभी करवाई होगी, तो देखते हैं हम एक पेपर रखते हैं, ठीक है। पेपर के ऊपर बच्चों दो तरह के हिस्से होते हैं, एक पेपर खुद जो कि एक लाइटर एरिया है, और एक पेपर पे लिखा हुआ वर्ड जो कि एक डार्क रीजन है। अब गौर से सुनिए बात, रोशनी की वो शुआ जो पेपर पर पड़ेगी वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट बैक होगी, लेकिन रोशनी की वो शुआ जो किसी डिजिट या वर्ड पर पड़ी है, क्योंकि वर्ड मोस्टली डार्क होते हैं, डार्क ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये लिखा हुआ अल्फाबेट लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा और ये वापसी नहीं करेगा, यहां से कोई लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। तो पेपर का ये प्रिंसिपल याद रखना है कि लाइट पेपर पर जब पड़ती है तो पेपर के दो हिस्से हैं, एक लाइटर पोर्शन और एक जहां पे वर्ड्स लिखे हैं डार्क पोर्शन। ये हो गया पेपर का मैकेनिज्म। अब इस हिस्से पे गौर करें, ये हमारा ड्रम है, ये हमारा ड्रम है जो कोटेड किससे है, सिलीनियम से। और इस सिलीनियम को बच्चों हमने पहले से पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, यानी ये मैकेनिज्म याद रखें कि जब हमने किसी पेपर को कॉपी करना होता है तो उसको कॉपी करने से पहले एक वायर होती है मशीन के अंदर लगी हुई जिसे कोरोना वायर कहते हैं। ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, ये कोरोना डिस्चार्ज एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इसे कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं, ठीक है। कोरोना ही फेमस है हर तरफ, तो ये कोरोना डिस्चार्ज और है। तो उस कोरोना वायर के जरिए हम ड्रम को पहले से पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। अब यहां पर टर्निंग पॉइंट है जहां पे आपको समझ आनी है या नहीं आनी, गौर से सुननी है बात। लाइट पड़ी पेपर पर और पेपर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, पेपर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई है, लेकिन जहां पर वर्ड या अल्फाबेट्स लिखे थे वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आई। तो जहां से लाइट वापस नहीं आई इसका मतलब है कि सिलीनियम का या ड्रम का वो हिस्सा डार्कनेस में रहा। अब मैं यहां पर जब एक चीज करूंगा आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपको समझ आनी क्या है। जो हिस्सा डार्कनेस में रहा, यानी जहां पे लाइट नहीं पड़ी, वो हिस्सा कुछ ऐसा नजर आएगा। बात समझ आई? बहुत फॉलो कर ली कि बाकी सारे रीजन्स पर तो लाइट पड़ी है क्योंकि लाइट पेपर से रिफ्लेक्ट हुई है, लेकिन जहां पर मेरा नाम लिखा हुआ था वो अल्फाबेट्स डार्क रीजन थे, डार्क रीजन से लाइट वापस नहीं आई, तो उन जगहों पर सिलीनियम इंसुलेटर ही रहा है और उन जगहों पर सिलीनियम ने चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं होने दिया। अब मेरा जो एक इलेक्ट्रिफाइड इमेज है ना, वो ड्रम के ऊपर लिखा पड़ा हुआ है मेरा नाम, लेकिन मैं अब इस नाम को ड्रम से उठाऊंगा कैसे? ये तो चार्जेस की शक्ल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें एक और कंपोनेंट की जरूरत है,
और उस कंपोनेंट का नाम है बच्चों टोनर। उस कंपोनेंट का नाम क्या है? टोनर। टोनर के बारे में इस टॉपिक में क्या लिखा है? ये एक ब्लैक पाउडर है, ये पाउडर्ड इंक भी होती है। सो टोनर इज अ ब्लैक पाउडर। अब हमने क्या करना है, हमने टोनर को देना है बच्चों नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमारा ड्रम पे पॉजिटिव पड़ा हुआ, तो टोनर को कौन सा चार्ज दें? नेगेटिव चार्ज। अब देखें, अगर मैं ये टोनर यहां पर स्प्रे करूंगा तो टोनर नेगेटिव चार्जेस किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव की तरफ। तो ये लें जी, ये हमारा जो टोनर है ये वहां वहां जाके चिपक जाएगा जहां जहां पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो अब ड्रम के ऊपर ये जो पाउडर है, इस पाउडर की शक्ल में ALI लिखा हुआ है। ऑल ओके। अब मुझे ये जो पाउडर है ये उठाना आसान है क्योंकि ये इंक शेप में है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके ऊपर रखूंगा पेपर। लेट से ये जो मैं वाइट येलो इंक शो कर रहा हूं, ये है मेरा पेपर। तो देखिए बच्चों, जैसे ही इसके ऊपर से पेपर गुजरेगा, पेपर के ऊपर छप जाएगा ये नाम जो लिखा हुआ है। ऑल राइट। सो अगेन लिसन द मैकेनिज्म, और मेरे साथ खुद ही बैठे बैठे बोलते रिवाइज कर जाए। द हार्ट ऑफ अ मशीन इज अ ड्रम मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम coated with selenium. Selenium is a photoconductor which is conductor in light, insulator in dark. Then come towards a paper. A paper has two regions, lighter regions and darker regions. Lighter regions will reflect, darker regions will not reflect. पेपर कॉपी करने से पहले ड्रम को देना है चार्ज, पॉजिटिव दे दें, नेगेटिव भी दिया जा सकता है, लेकिन हम बुक के मैकेनिज्म से चलते हैं। फिर लाइट पेपर पे इंसिडेंट होगी, पेपर से लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, लिहाजा सेलेनियम के वो हिस्से कंडक्टर बन जाएंगे और चार्ज वहां से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन जहां जहां पे वर्ड्स हैं वहां से लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी तो मेरा एक इलेक्ट्रिक इमेज जो है वो ड्रम के ऊपर रह जाएगा। उस इमेज को उठाना है मुझे किस चीज से? टोनर से। टोनर एक ब्लैक पाउडर इंक है जिसको कौन सा चार्ज देते हैं? नेगेटिव चार्ज देते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों के, अब ये जो डायग्राम है इसको हम जरा देखते हैं। इस पे आपने चार्जेस पे अभी ध्यान नहीं देना। ये क्या पड़ा हुआ है? पेपर। ठीक है, यहां से पेपर पे क्या पड़ती है? लाइट। वो लाइट रिफ्लेक्ट होके किस पे आ रही है? ड्रम पे। उसके बाद ड्रम पे इलेक्ट्रीफाइड इमेज मौजूद है। ये जो मेरा पॉजिटिव इमेज था ये ड्रम पे मौजूद है। यहां मशीन में एक पेपर एंटर होता है, वो पेपर यहां से गुजरता है और गुजरते हुए इस इलेक्ट्रीफाइड इमेज को उठा लेता है, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या स्प्रे किया हुआ था? टोनर। उसके बाद ये पेपर यहां से गुजरता है, इन दो रोलर्स को कहते हैं हीटेड रोलर्स। ठीक है, ये जो हीटेड रोलर्स होते हैं ये पेपर को हीट अप करते हैं और यहां पर हम एडिशनल पॉजिटिव चार्ज देते हैं। क्यों देते हैं? कि भाई अगर टोनर पे मजीद अभी कोई नेगेटिव चार्ज, एक्सेस नेगेटिव चार्ज अगर कोई आ गया था तो पेपर पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाए, यानी पेपर बाहर निकले तो चार्ज ना हो। और जैसे ही हीटेड रोलर से पेपर बाहर आता है तो आप सब बच्चों में से किसी ने अगर कॉपी करवाने के फौरन बाद पेपर को अगर ताज़ा ताज़ा उठाया हो तो पेपर गर्म होता है। वो किस वजह से गर्म होता है? वो इन हीटेड रोलर्स की वजह से गर्म होता है। ऑल राइट। तो ये हमारी एप्लीकेशन है जिसे कहते हैं जीरोग्राफी। और नेक्स्ट एप्लीकेशन पे इतना ज़्यादा टाइम हमने नहीं लगाना, बस सिंपल इसे इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, एनी रीजन टू गिव हीट, ये जो हीट है ये पाउडर को परमानेंट कर देती, यानी पाउडर को पेपर के ऊपर सुखा देती है, ड्राई कर देती। इसी बिना पर इसे ड्राई राइटिंग कहते हैं। ऑल ओके। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास वेट राइटिंग नहीं होती। बेसिकली इसको अच्छी तरह पेपर पर परमानेंट इमेज बनाने के लिए इसको हीटिंग रोलर्स में से गुजारते हैं ताकि जो इंक है वो पेपर के ऊपर अच्छी तरह ड्राई हो जाए, सूख जाए। आपको भी पता है इंक जब गिरती है किसी चीज पर, जो जब तक वो वेट है तो वो इतना परमानेंट इमेज नहीं देगी, जैसे वो सूख जाएगी तो उसका इमेज जो है वो परमानेंट हो जाएगा।
अच्छा बच्चों, इसको ज़रा जल्दी से हम पढ़ लेते हैं क्योंकि मीटिंग का टाइम भी ओवर होने वाला है। तो गौर से देखना है। एक ये इंकजेट प्रिंटर है, कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। इसमें सबसे पहला हिस्सा ये है जिसमें इंक सप्लाई है, एक पंप है और एक नोजल है जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है ये इंक के स्प्रे करती है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रहे, ये ड्रॉपलेट्स इतने छोटे होते हैं जितने धुंध के पार्टिकल्स नहीं होते, इंतहाई शॉर्ट शॉर्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये स्प्रे होते हैं, पहले ही गुजरते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से और उसके बाद इन्हें गुजरना होता है डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज जो कहलाती है गटर, और ये सामने पड़ा हुआ है पेपर। अब मैं आपको एक सिंपल मैकेनिज्म से समझाता हूं। आई स्पेस एम, आई एक वर्ड है, वर्ड को पेपर पे जाना चाहिए, दरम्यान में स्पेस आ रही है। स्पेस का मतलब है कि पेपर तक कोई ड्रॉपलेट नहीं पहुंचना चाहिए। और फिर उसके बाद एम लिखा हुआ है, इसका मतलब है फिर इंक को पेपर तक पहुंचना है। तो सिर्फ इतने प्रिंसिपल को ध्यान में रखें कि जब हमें पेपर तक ड्रॉपलेट्स पहुंचाने हैं तो हमने चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ रखना है ताकि किसी ड्रॉपलेट पे कोई चार्ज ना आए और ड्रॉपलेट जो है वो आसानी से डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजर सकें और सीधा कहां चले जाएं, पेपर तक। सेकेंडली, अब जो स्पेस दी थी मैंने दरमियान में, उस स्पेस के अमल में ड्रॉपलेट्स का पेपर पे नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों उस स्पेस के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन होने के लिए। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर देंगे। अब ये जो चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं ये जैसे ही डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेंगे ना, डिफ्लेक्शन प्लेट्स इनको इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट करेंगी और ये ड्रॉपलेट्स गटर में जाएंगे, गटर से ये दोबारा भेज दिए जाएंगे इंक सप्लाई में ताकि हमारी इंक ज़ाया ना हो और हमारा आई के बाद जो स्पेस वाला अमल है वो बन जाएगा। अब बात ये है कि ये ड्रॉपलेट्स के पेपर पे जाने से वर्ड्स कैसे लिखे जा रहे हैं। तो बच्चों हर वर्ड बेसिकली ड्रॉपलेट्स से बना हुआ। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉप लगाया और ये ड्रॉप एक खास सिमेट्री में अगर मैं यहाँ पर लगाता जा रहा हूँ तो बेसिकली तो ये ड्रॉप्स ही गिर रहे हैं, लेकिन ये ड्रॉप्स एक जगह पर इतने ज़्यादा जो है वो इकट्ठे हो गए हैं कि मुझे मेरा अल्फ़ाबेट मिल गया। तो जितने भी वर्ड्स आपकी बुक्स पर लिखे हुए प्रिंटेड हैं ये बेसिकली छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के एक जगह पर कंसंट्रेट होने से, एक जगह पे इकट्ठे होने से बने।